हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू जेआरएफ नीति। मेरा नाम शीतल है और मैं आप लोगों के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट चीज लेकर आई हूँ, जो कि है आप लोगों को, सभी लोगों को पता चल गया होगा कि यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुके हैं और कई सारे बच्चे जो है फॉर्म फिल करना भी शुरू कर दिया होगा। बट ये चीजें जो है ना, इन कुछ जानकारी है जो आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी है। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए, तो ये 7 कॉमन मिस्टेक्स जो है, जो यूजुअली लोग करते हैं, तो इसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सारे चीजें को ना करें ताकि आप जो है अच्छे से फॉर्म भर सके और एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सके। तो मैं बताऊंगी डिटेल्स में क्या क्या ऐसा चीज है जो कॉमन मिस्टेक्स लोग यूजुअली करते हैं, तो इन चीजों से बच के रहना। सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो चेक करो अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बात करूं, तो आप लोगों का जो है ना, 55% यूआर कैंडिडेट्स के लिए मास्टर्स में होना जरूरी है एंड 50% आप लोगों के आपका रिजर्व कैंडिडेट के लिए। लाइक वाइज 75% जिसने 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम किया है एंड 70% जिसने आपका रिजर्व कैंडिडेट में बिलोंग करते हैं और आप लोग ने 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है वो किया है। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और बहुत सारे बच्चे आपके जो है मास्टर्स के सब्जेक्ट्स या फिर और कोई भी सब्जेक्ट्स को लेकर अप्लाई करने की बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखे हैं। तो एक सिंपल सी चीज बता दूं यहाँ पर, कि जो भी आपके मास्टर्स में सब्जेक्ट लिए हो ना आपने, उसी पे ही आप लोगों को यूजीसी नेट के एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो आप एनेक्सर 2 देखोगे ना, तो उसके अनुसार आपका जो है सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स में भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। पर अगर आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट ऑलरेडी है आपके यूजीसी नेट के सब्जेक्ट लिस्ट में, तो ओनली उस सब्जेक्ट्स में ही आप एग्जाम दे सकते हो। एज लिमिट क्या है? 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, यानी कि फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2025 तक 30 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। और एज एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिए जा रहा है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर को भी, एज वेल एज वुमेन एप्लीकेंट्स को, यानी कि 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे कैटेगरीज है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जिसने, एक और चीज देखो यहाँ पर, जो भी कैंडिडेट्स जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपका जो जो आपने रिसर्च में टाइम बिताया है, जो भी आपके रेलेवेंट या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने डिग्री किया है, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके अगर रिसर्च कर रखे हैं, एक्सपीरियंस है मिनिमम मैक्सिमम 5 साल के लिए, तो आपको उसी सर्टिफिकेट्स के अनुसार, जो भी आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी इंडियन हो, फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, है ना, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये जो रिसर्च है वो आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान कंप्लीट किए हो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद का फेज में किए हो वो होना चाहिए। अगर अप्रोप्रिएट मिलती है जो चीजें आपने रिसर्च में करी है, तो वो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी इस क्राइटेरिया पे भी मिल सकता है। एंड लास्टली आप लोगों का 3 साल का रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है जिसने एलएलएम डिग्री किया है। यानी कि लॉ वालों के लिए भी यहाँ पर एक फायदा है कि 33 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू हैव डन एलएलएम। तो ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट भी रहे और परसेंटेज क्राइटेरिया भी, और इन सारे चीजों को जानना बहुत जरूरी है फॉर्म भरने से पहले। नेक्स्ट थिंग, करेक्ट पर्सनल डिटेल। जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो आपके पर्सनल डिटेल एंटर करने के लिए बोलता है, जैसे आपके नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, फादर मदर के नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी, आपके जो है पीडब्ल्यूडी में बिलोंग करते हो कि नहीं, ये सारे चीजें को लेकर आपसे पूछा जाता है। या फिर सब्जेक्ट नेम जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है, तो इन सारे चीजों को सही ढंग से भरना, क्योंकि आप लोगों के जो है एक भी गलती की वजह से, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे या फिर दिखाओगे एग्जाम के टाइम पे, तो उसमें सेम नहीं मिलेगा, तो आपको एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे।
तो इसीलिए ध्यान से आराम से देखकर जो है टाइम लगाकर जरूर भरना चाहिए जब एग्जाम फॉर्म भर रहे तो। नेक्स्ट थिंग, ईमेल और मोबाइल नंबर। आपको वैलिड ईमेल आईडी यूज करना है, जो काम कर रहे हो वर्किंग ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर को यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, और उसके थ्रू ही आप वेरीफाई होएगी। तो इसीलिए ईमेल एड्रेस को करेक्ट भरना और मोबाइल नंबर को भी करेक्ट, मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वो भरना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको स्कैन इमेजेस अपलोड करनी है, आपका साइज जो है वो, आपका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए वो ऑलरेडी मेंशन है। जैसे कि आपका फोटोग्राफ जो है 80% फेस और विदाउट मास्क होना चाहिए। डॉक्यूमेंट साइज जो है वो देखो, मिनिमम 10 आपका केबी और मैक्सिमम 200 केबी इस बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का देख लो, सिग्नेचर में भी 10 मिनिमम और 50 केबी मैक्सिमम ये होना जरूरी है, ओनली देन यहाँ पर सपोर्ट होगा। नेक्स्ट थिंग इज कोर्स एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन। जब आप कोर्स चूज करते हो ना, किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अपने एज के अनुसार, जैसे कि 30 इयर्स फॉर जीआरएफ है, तो अगर आप 30 इयर्स 1 दिसंबर तक नहीं हुए हो तो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग जीआरएफ। तो इसीलिए यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर पर, जीआरएफ पर टिक करना है और पीएचडी ओनली पर भी टिक करना है, तीनों चीजों पे। अगर आप 30 इयर्स के अबव हो और आपके पास कोई रिजर्व कैंडिडेट्स वाला जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली पर टिक करिए और बाकी छोड़ दो, ठीक है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई आपका एज क्राइटेरिया नहीं है, तो ये दोनों तो करना ही करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द जीआरएफ, वेदर यू हैव क्रॉस 30 या फिर आप रिजर्व कैंडिडेट में बिलोंग करते हो जो 35 तक दे सकते हो, अगर वो है तो यू हैव टू टिक ऑल दिस थिंग, ठीक है। हर एक आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ और पीएचडी ओनली का अलग अलग आपका फीस नहीं है, सेम है एक ही में। जो आपके 1150 ले रहा है ना यूआर कैंडिडेट्स के लिए, और आपका जो है एससी एसटी ओबीसी उस हिसाब से जो है आपका अलग अलग है ना, 500 850 आई थिंक है ना आपके ओबीसी का। तो इसी तरीके से जो है आपका फीस एक ही बार में लेते हैं, अलग अलग नहीं लेते, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ और पीएचडी ओनली का आप अप्लाई कर रहे हो तो। फिर उसके बाद लास्ट में पेमेंट ऑप्शन आती है। पेमेंट में ये देख लो, ये वाला जो आपका पेज है ना, ये आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप अगर कुछ गलती किया है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर एडिट कर सकते हो पेमेंट करने से पहले, या फिर उसके बाद अगर आपने सही चीज किया हो है तो प्लीज एक बार देखने के बाद यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी में जाओ और यहाँ से आप लोगों को किस तरीके से पेमेंट करना है वो उस हिसाब से चूज करो। एसबीआई एमओपीएस के थ्रू, कैनरा बैंक पेमेंट के थ्रू, आईसीआईसीआई के थ्रू, एचडीएफसी के थ्रू, या फिर आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट करना और पेमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन से पहले आपको करेक्शंस जो है वो अलाउड नहीं होता, बट इसीलिए रिव्यू करना जरूर, आपके फॉर्म भरने के बाद वेरीफाई करना जरूरी है। इसीलिए जो भी आपने अपने पर्टिकुलर डिटेल्स भरा है, एड्रेस भरा है, एग्जाम सेंटर्स, आपका जो है सब्जेक्ट्स, क्राइटेरिया, ये सब कुछ जो है एक बार रिव्यू करना जरूरी है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आई अग्री पे टिक कर कर फाइनल सबमिशन करो, तभी आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करा जाएगा। फिर आपके पास पूरा एक पेज आ जाएगा कि आपने फॉर्म भरा है, तो उसको डाउनलोड करके अपने लिए रखना। तो ये सारे जो चीजें हैं इसको ही इस तरीके से ही आप जो है फॉर्म भरना, तभी आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना चाहिए, इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल्स कभी कभार लोग गलती से भर लेते हैं, चाहे वो नाम में मिस्टेक्स कर लिया, डीओबी में, कैटेगरी में, तो उसको नहीं करना है। जब आप अपलोड करते हो फोटोग्राफ सिग्नेचर, रॉन्ग फॉर्मेट साइज में लोग यूजुअली कर लेते हैं, वो नहीं करना, ठीक है। और रॉन्ग सब्जेक्ट, कभी आपका पेपर जो है वो आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया गलती से, तो वो भी नहीं करना, वो भी ध्यान रख के करो। और आपका जो है डेडलाइन जो है ना फी पेमेंट का, वो क्रॉस करने के बाद फी पेमेंट कर दिया, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी अभी फॉर्म निकली है, अभी टाइम है, जरूर वक्त लेकर जो है आराम से फॉर्म भरो और हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। और जब फॉर्म फिल कर लेते हो तो जो भी एप्लीकेशन है, फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट का अपने पास जरूर डाउनलोड करके रखो। और आपका
इनकंसिस्टेंट एजुकेशनल डिटेल्स और मार्क्स जो है उसको प्रोवाइड करना, और आपका जो है इनएक्टिव ईमेल या फिर फोन नंबर आपका प्रोवाइड करोगे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी नहीं करना है। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स जो आपके सही है उसके अनुसार भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक जो यूजुअली बच्चे करते हैं ये नहीं करना। अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरा फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के भरो, टाइम लगाकर जो है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, इतना मैं बोलूंगी। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए डिटेल अबाउट फिलिंग द फॉर्म्स एंड क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नया सेशन में, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।